हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और संविधान की विशेषताओं के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम संविधान की आलोचना से संबंधित कुछ बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आलोचना अभी वर्तमान में नहीं की जाती है। ठीक है, ये आलोचना कहाँ पे की गई थी? जब संविधान का निर्माण हो रहा था और जब संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था, उस समय इस तरीके की जो आलोचनाएं थी वो निकल के सामने आई थी कि वहां पे जब डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि देखिए जैसे हमारा जो विधानसभा है या फिर संसद है, वहां पे जब कोई बिल लाया जाता है तो उस पर डिस्कशन होता है। अब जो विरोधी होते हैं वो उसकी आलोचना करते हैं और जो समर्थक होता है वो उसके समर्थन में अपने उत्तर देता है। तो यहाँ पे भी जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में जब संविधान की प्रारूप को प्रस्तुत किया गया तो उस समय कुछ लोगों ने जिन्होंने संविधान के प्रारूप का निर्माण किया था, जिसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम थी, है ना, उन्होंने संविधान के प्रारूप का समर्थन किया क्योंकि उन्होंने बनाया था। और बाकी कुछ लोगों ने संविधान के प्रारूप की आलोचना की थी। तो ये क्या क्या आलोचना थी उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखेंगे, बस 5-6 पॉइंट है और इसमें से 3 पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में जाएंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने संविधान का जो मतलब वो थे विशेषताएं थी, संविधान की विशेषताओं से संबंधित जो वीडियोस है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके पहले संविधान की विशेषताओं के से संबंधित जो वीडियो है उसको देखिए और उसके बाद फिर संविधान की आलोचना के बारे में देखिए। ठीक है, तो देखते हैं संविधान सभा में संविधान की आलोचना कैसे कैसे की गई। ठीक है, तो सबसे पहला जो आलोचना किया गया ना, वो ये बोला गया कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये उधार का संविधान है। अब उधार का संविधान क्यों बोला गया? क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे जो नियम थे, मतलब अधिकांश जो नियम थे वो दूसरे देशों की संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे अब बहुत सारे हैं। संविधान के स्रोत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता है कि संविधान का संशोधन जो है वो अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन के जैसा है, लेकिन राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, वैसे ही मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, है ना, नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो ये सभी अलग अलग देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो ये अलग अलग देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कहा गया कि हमारे देश का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। इसको उधार का बोरा कहा गया या फिर हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, तो इसको कहा गया वैसा। अब जब आलोचना में इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया, है ना, उधार का संविधान, है ना, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन या हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन जब बोला गया, तो उनका उत्तर दिया था भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान उधार का संविधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रावधान है वो दूसरे देशों से लिए गए हैं, लेकिन वे प्रावधान हूबहू नहीं लिए गए हैं। ठीक है, उन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ये तो कुछ हद तक सही चीज है कि जो मतलब जो प्रावधान दूसरे देशों से के संविधानों से लिए गए हैं वो हूबहू नहीं शामिल किए गए हैं। उनको क्या किया गया है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार से संशोधित करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान को उधार का संविधान कहना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और पक्षपातपूर्ण है। ठीक है, लेकिन अब कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो उधार का संविधान है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है ना विदेशों से ले ली गई हैं। ठीक है, दूसरी आलोचना यहाँ पे की जाती है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। ठीक है, अब ये तो हम अच्छे से जान रहे हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे भारतीय संविधान पर। ठीक है, तो ये आप पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि किस अधिनियम का भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद
लगभग सेम टू सेम या फिर कुछ संशोधनों के साथ भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए। ठीक है, तो इससे संबंधित भी आलोचना यहाँ पे की जाती है। इसमें एन श्रीनिवासन करके एक संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। एन श्रीनिवासन ने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और अधिनियम है ना, जो भी है भाषा भी है और अधिनियम जो बने हुए हैं है ना, उन दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान जो है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, नकल है, ये एन श्रीनिवासन ने कहा था। इसी के साथ साथ एक पीआर देशमुख करके भी थे, वे भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भी ये कहा कि भारतीय संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस इसमें क्या जोड़ दिया गया है, वयस्क मताधिकार जोड़ दिया गया है, जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में नहीं था। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कहा था किसने, पीआर देशमुख ने। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब इन्होंने विरोध किया, आलोचना की संविधान की, तो उसके आंसर में बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं ये मानता हूं कि भारत के संविधान के प्रारूप में है ना 1935 के अधिनियम के अधिकांश उपबंध शामिल कर लिए गए हैं और इसके लिए मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उधार ले लेना लज्जास्पद नहीं होता। ठीक है, वहां से कॉपी कर लेना लज्जास्पद नहीं है, क्योंकि हम साहित्यिक चोरी नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट क्या बोलना चाहिए, लिटरेचर। ठीक है, ये लिटरेचर नहीं है, तो साहित्यिक चोरी नहीं कर रहे हैं। और 1935 के अधिनियम से प्रशासनिक प्रावधान लिए गए हैं, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी का कहना था। अब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था तो प्रशासन से ही संबंधित था। ठीक है, तो प्रशासनिक प्रावधान जो है वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, ऐसा कहना था बी आर अम्बेडकर जी का, और इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी, इसके बारे में भी था। इसके बाद है अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। ठीक है, अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी एक और यहाँ पे आलोचना किया गया। तो इसमें कहा गया कि संविधान सभा में जो आलोचक बैठे थे उन्होंने ये कहा कि हम तो वीणा या सितार का म्यूजिक सुनना चाहते थे, लेकिन हमें अंग्रेजी बैंड सुनाया जा रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता है वो उसी तरीके से शिक्षित हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे उसमें से अधिकांश लोग जो है वो विदेशों में से शिक्षित थे। भारतीय जो शिक्षण संस्थान थे उनसे शिक्षित नहीं थे। तो जो आलोचक थे उनका कहना है कि जो संविधान निर्माता है वो तो खुद विदेशों में रह के पढ़े हैं और विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, इसलिए जो हमारा संविधान बन रहा है वो अंग्रेजों के संविधान के जैसा बन रहा है, ये कहना था कुछ लोगों का। ठीक है, अब किस हद तक ये सही है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं जो बुक पकड़ा हूँ एम लक्ष्मीकांत का, उसमें इसमें बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है इसके बारे में इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे देखते हैं गांधीवाद से दूर संविधान। ठीक है, तो गांधीवाद से दूर तो था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो थे ना वो ग्रामीण संस्कृति है ना, ग्राम पंचायत जिला पंचायत को प्रधानता देते थे। ठीक है, ग्राम पंचायत जिला पंचायत इनके बारे में बात करते थे, लेकिन जब इसका निर्माण किया गया किसका, संविधान का, तो वहां पे ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के बारे में कोई भी तरीके का कोई भी बातचीत नहीं किया गया था। ठीक है, तो गांधीवाद से तो दूर ही था। गांधी जी ने और भी बहुत सारी बातें कही थी, तो उन सब चीजों के बारे में गांधी जो संविधान था वो उन विचारों से दूर था, इसलिए ये कहा जाता है कि गांधीवाद से दूर संविधान था। ठीक है, हाल हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन के बारे में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में के द्वारा जो ग्राम पंचायत का गठन है वो संविधान में शामिल किया गया। संविधान में मतलब शुरू से ही ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं था, तो गांधीवाद से तो दूर था संविधान। ठीक है, इसके बाद महाकाय आकार। तो महाकाय आकार के बारे में तो बहुत कुछ बोलने का जरूरत है ही नहीं, महाकाय आकार तो है। ठीक है, 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, मतलब बहुत बड़ा संविधान है। ठीक है, बड़ा संविधान होने के साथ साथ यहाँ पे जो लैंग्वेज है संविधान का वो भी बहुत जटिल है, जिसकी वजह से हमारे संविधान का
आलोचना किया जाता है कि बहुत बड़ा आकार का संविधान है। ठीक है, इसके बाद वकीलों का स्वर्ग। तो वकीलों का स्वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि संविधान की जो भाषा है वो बहुत जटिल है और उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी अगर नियम बनाया जाता है तो एक वकील उस नियम का कुछ दूसरा मतलब निकाल देगा और दूसरा वकील कुछ दूसरा मतलब निकाल देगा। तो ये तो आज भी हो रहा है, ये तो हम आज भी देख रहे हैं कि कोई एक जो कोई नियम अगर बन जाता है तो उसके बाद फिर उसमें तोड़ निकल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि उसका रीजन है संविधान की जो जटिल भाषा है वो उसका रीजन है। ठीक है, आप कभी कोर्ट वगैरह का कॉपी देखना, ठीक है, लैंग्वेज आपको समझ में आएगा और उसके बाद उसी लैंग्वेज से बनता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। एक ही वर्ड का बहुत सारा मतलब एक्सप्लेनेशन आ जाता है और अलग अलग तरीके से उसको फिर व्याख्यायित करते हैं और अलग अलग नियम यहाँ पे सबके सब शोषित मतलब डाल देते हैं, व्याख्यायित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी बोला जा सकता है कि हमारा जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। एक नियम बनाने के बाद उसके बहुत सारे तोड़ और उसके बहुत सारी ये चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारे संविधान की आलोचना। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा कि आप इस आलोचनाओं में से किससे सहमत हैं और किससे नहीं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए। अगले भाग में हम यहाँ पे बात करेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए मुझे। थैंक यू।